देखिए, आप सभी लोग यूपीएससी के बारे में बेसिक तो जानते ही होंगे। तो चलिए आज यूपीएससी के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो एग्जाम के लिए आपके बेनिफिट रहेगा। देखिए, एग्जाम में यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, वह चाहे मेंस हो या आपका प्रीलिम्स हो या फिर आपका इंटरव्यू हो। तो इसीलिए कुछ ऐसा भी यूपीएससी के बारे में नॉलेज रखो जो एग्जाम में, इंटरव्यू में आपके काम आए। सबसे पहले हम समझेंगे कि यूपीएससी क्या है। उसके बाद यूपीएससी का जो संवैधानिक प्रावधान है या संवैधानिक उपबंध है वो क्या है, मतलब हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी के बारे में क्या कहा गया है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूपीएससी होगा ऐसा कहां कहा गया है, किस आधार पर यूपीएससी बनाया गया। तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से, बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले यूपीएससी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी क्या है। देखिए, सिंपल भाषा में बताऊं मैं, यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। भर्ती एजेंसी मतलब सेवाओं पर भर्ती करने वाली एक एजेंसी है और केंद्र के लेवल पर है। सिंपल भाषा बिल्कुल है। दूसरी भाषा में बताऊं, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जिसका काम है सिविल सेवाओं पर भर्ती करना। ठीक है, ये आपका थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज हो गई, लेकिन आपको ये भी समझनी है क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी लिखना है और इंटरव्यू में ऐसे भी समझाना आपको पड़ सकता है। तो इसलिए बेसिक लैंग्वेज में भी और जो लिखने वाली लैंग्वेज है जो थोड़ी अच्छी लगती है उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी के बारे में अगर एक लाइन लिखने को बोल दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन। तो यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय उनको कहते हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में पहले ही किया गया था और उसी के आधार पर हमने वो निकाय बनाए। देखिए, यूपीएससी की नींव तो हमारा देश आजाद होने से पहले ही रख गई थी और यूपीएससी को सबसे ज्यादा पावर जो मिली हुई है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिली हुई है। ठीक है, ये चीज भी नोट करने के लायक है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें भी यूपीएससी के लिए उसके कार्य क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होंगी, इस टाइप से भी उपबंध किए गए हैं। तो यूपीएससी क्या है ये क्लियर हो गया। यूपीएससी को क्यों बनाया गया ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा कुछ और समझते हैं यूपीएससी के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले कि हमारे संविधान में यूपीएससी के बारे में कहां बताया गया है, तो आपको ये नोट करने वाली चीज है कि देखिए, हमारा संविधान का पार्ट जो 14 है, 14 है, उसमें बताया गया है। उसके भी आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक यूपीएससी के बारे में बताया गया है। इसमें यूपीएससी से संबंधित सभी प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं उनको भी हम समझते हैं। और मेरी बात ये चीज याद रखना कि इसमें जितनी भी आर्टिकल ये आपको दिए हैं 315 से लेकर 323 तक, इसमें किसी भी आर्टिकल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये चीज नोट कर लेना, एग्जाम में नहीं इंटरव्यू में हर एक आर्टिकल का मतलब पता होना चाहिए कि यूपीएससी के बारे में किस आर्टिकल में क्या बताया गया है। तो एक बार में याद नहीं होगा, आपको लगेगा यार बड़ा डिफिकल्ट है, क्या बता दिया है सब, आर्टिकल कैसे याद कर पाएंगे, बहुत बड़ा संविधान है। देखिए, अगर आपको लगता है कि याद नहीं कर पाएंगे तो उसका मतलब है कि आप अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि आपको करना क्या है। याद करना है और याद भी हो जाएंगे। ये कहावत है कि जो हम बड़े खुशी से पढ़ते हैं ना वो कभी नहीं भूलते। तो इसमें खुशी लाइए, आपका ड्रीम, आपका एम जो है उस पर फोकस कीजिए और उसके लिए इसको पढ़ें, ये जरूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमारा आर्टिकल 315 कहता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो उसी आधार पर हमारी सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग बनाया, यूपीएससी बनाया। आर्टिकल 316 क्या कहता है कि यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल, मतलब कैसे उनके लिए अपॉइंट किया जाएगा और उनका जो टाइम पीरियड या ऑफिस पीरियड क्या होगा, कितने साल तक वो काम करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 317 क्या कहता है, यूपीएससी के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। जैसे कि अब सदस्य तो बन गए, अब उनको अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, सस्पेंड करना हो कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में 317 में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें हेतु नियम बनाने की शक्ति। फिर आता है आर्टिकल 319 जिसमें बताया गया है कि आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य ना रहने पर पद धारण करने पर तीर्थसेद, मतलब यह है कि
कोई व्यक्ति, मान लीजिए ए कैंडिडेट यूपीएससी का मेंबर या यूपीएससी का चेयरमैन बन जाता है। अब भाई जब पद से हट जाएगा तो वो किसी भी प्रकार का पद धारण नहीं कर पाएगा सरकार का, इस पर रोक लगाई गई है। इसको थोड़ा आगे हम और अच्छे से समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, यहां पर ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है कि आखिर यूपीएससी क्या करेगा, से कैसे करेगा, ये सारी चीजें बताई गई हैं। आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के व्यय, मतलब जो पैसा खर्च होगा, ठीक है, जो बजट बनेगा उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। देखिए यहां पर आयोग क्यों लिखा है पता, क्योंकि ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल यूपीएससी के साथ साथ जो स्टेट में पीएससी होता है ना उसके बारे में बताते हैं, लेकिन मैंने यहां पर स्पेशली केवल फोकस किया है यूपीएससी के लिए। ठीक है, स्टेट के जो पीएससी हैं आप उनको भी जोड़ के दे सकते हैं, सेम यही आर्टिकल रहेंगे उनमें भी। इसके अलावा फिर हम इनके बारे में थोड़ा डीप जाते हैं, डीपली थोड़ा समझते हैं कि आखिर क्या क्या प्रावधान कैसे कैसे किए गए। सदस्यों की नियुक्ति की बात करें कि सदस्य यूपीएससी के कैसे बनते हैं और उनको कौन बनाता है, तो ये शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति जी के पास होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम में पूछा जाएगा, आप सही करके आएंगे ना, अच्छे से लिख के आएंगे, ठीक है। ऑफिस, कोई भी सदस्य 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की उनकी एज हो जाए। यहां पर समझने वाली बात है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर 62 साल में बना है तो उसके लिए 6 साल काम करने का मौका नहीं मिलेगा, वह 65 पे रिटायर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बना है 59 साल में तो वो सीधे 65 वर्ष की जब उसकी एज हो जाएगी तभी रिटायर होगा, उसको 6 साल भी मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है या तो आप 6 साल काम कर लो या आपकी एज 65 हो जाए। दूसरी बात है, मैंने कहा ना कि पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। देखिए इसका कोई अगर मेंबर बना है यूपीएससी का, यूपीएससी में दोबारा मेंबर नहीं बन सकता है, ये चीज आप याद रखना। और हाँ, यहां पर थोड़ी छूट दी गई है कि मान लीजिए कोई यूपीएससी का सदस्य है तो वो या तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, ये छूट है, या फिर किसी स्टेट पीएससी का जाके वहां पर उसका चेयरमैन बन सकता है, ये छूट दी गई है। फिर बात आती है कि त्याग पत्र। ठीक है, तो राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर वह अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, बहुत ईजी है। किसी भी मेंबर को लगे कि नहीं नहीं अब नहीं काम करना है, मन भर गया है, या कोई भी उसके व्यक्तिगत कारण है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाकर एक लिखित में अपना इस्तीफा लिखेगा और दे आएगा जाके। उसके अलावा सदस्यों का निष्कासन या निलंबन, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी निलंबित कर सकता है। देखिए कार्यकाल पूर्ण हो गया तो वह निलंबित हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा उसको निलंबित सस्पेंड किया जा सकता है, बशर्ते ऐसा मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा हो और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको ये ठहराया हो कि हाँ ये इस चीज में इसमें कमी पाई गई है, इसलिए इसको सस्पेंड किया जाए। उसके अलावा कहा गया है कि अगर वह दिवालिया घोषित हो जाता है तो भी वह यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बना नहीं रहेगा। अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न हो जाना, मतलब ऐसे किसी रोजगार में शामिल हो जाना जो उसके ऑफिस के जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका वर्क है उससे बाहर है, तब भी उसके लिए मेंबर या चेयरमैन से हटा दिया जाएगा। तीसरा इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने योग्य ना हो। मान लीजिए कोई ऐसी कमजोरी आ गई है, भूल भाल जा रहा है व्यक्ति, समझ में नहीं आ रहा कि हमने पहले क्या बोला था अब क्या बोले, ऐसी कमजोरियां आ जाती हैं। देखिए इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, हमारा एक जो शरीर होता है ना ये एक मशीन की तरह काम करता है, इसमें कमियां आती रहती हैं। तो ऐसी कमियां आ गई है तो आप फिर हानिकारक है आयोग के लिए, तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। तो इन कंडीशनों में राष्ट्रपति के द्वारा आपको हटाया जाएगा। उसके अलावा सेवा की शर्तों को विनियमित करना, राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करेगा। ये राष्ट्रपति के पास पावर है कि कितने सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, कितने कर्मचारी लगाएं ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, उनका कार्यकाल कैसे और किस टाइप से होगा ये भी राष्ट्रपति जी हमारे डिसाइड करेंगे। इसके अलावा शक्तियों का प्रतिबंध, यूपीएससी
के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपने क्या कह दिया कि आपको इतनी सैलरी देंगे, बाद में आपने संशोधन कर दिया। नहीं, एक बार अगर नियुक्ति हो गई तो उनकी शक्तियों में किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है और इनको सिक्योर किया गया है जो उसके मेंबर हैं, जो उसके चेयरमैन है। इसके अलावा जो भी उसमें पैसा खर्च होगा, जैसे कि यूपीएससी पेपर करवा रहा है तो उसमें पैसा खर्च होता है, प्रिंटिंग का है, सेंटर बनाना, वहां पे ड्यूटीज लगाना अलग अलग, मतलब ऑफिसरों की या मान लीजिए टीचर की, तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो उसका जो पैसा है या उसके जो वेतन भत्ते हैं, ठीक है, और पेंशन सहित यूपीएससी का खर्च भारत की संचय निधि से लिया जाएगा। ये चीज आप बहुत अच्छे से नोट करना, बहुत अच्छे से समझो इसको। ये चीज पूछी जाती है, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है कि जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं उनका वेतन भत्ते जो भी इनके खर्चे हैं उसको कहां से लिया जाता है। हमारे यहाँ पर अलग अलग निधि बनी हुई है, तो भारत की संचय निधि से लिया जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा दिए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति जी उसको संसद में पेश करते हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि पूरे साल तुमने क्या किया, कैसे किया, कब किया, सारी चीजें का एक रिपोर्ट बनाओ और राष्ट्रपति जी को दो, राष्ट्रपति उसे संसद में पेश करेंगे। तो इस टाइप से आप लगभग समझ ही गए होंगे कि यूपीएससी के बारे में जो भी अच्छा नॉलेज था, एक बढ़िया सा नॉलेज था, वो आपको इसमें मिल गया है। इसको रिवीजन कर लें, इसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी चीजें याद रखेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है आपको लगे बहुत नॉलेज कम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये जो भी मैंने बताया है कम है, तो प्लीज पहले इसको तैयार कर लें, उसके बाद एक्स्ट्रा पे जाएं। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा के चक्कर में आपको ये चीज बहुत कम लगे उसको छोड़ दें। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन सारी चीजों को आपको बताया है। इसलिए आप इसको नोट कर लें, कॉपी पेन उठाएं, जैसी भी चाहे नोट करें, बार बार इसको देखें, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं, लेकिन याद होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो इसमें से किसी भी टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर छूटना नहीं चाहिए, आंसर आपको देना चाहिए। और देंगे कैसे, जब आपको याद होगा। तो सिंपल है, इसलिए इसको जरूर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, तैयार करें।